लेंज लॉ, है ना। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है क्या नहीं होता है, तो हम डायग्राम से ही बातों को समझेंगे, डायग्राम से समझेंगे। लेट ये कॉइल है, तो सबसे पहले कॉइल में आपके लिए कुछ इस तरह से बना रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम ही नहीं हो समझने में। ये कॉइल किस प्लेन में है, मार्कर बोर्ड के प्लेन में है, मार्कर बोर्ड के प्लेन में। और आपको पता है अगर इस कॉइल में क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है, तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है तो क्या बनता है, एस बनता है ना, ये एंड, है ना। हम लोग इसको यहाँ से देख रहे हैं, मैं भी इसको यहाँ से देख रहा हूँ, आप लोग भी इसको इधर से ही देख रहे हैं। और अगर क्लॉकवाइज करंट है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो ये एंड जहां से हम देख रहे हैं ये एस बनता है। एस बनता है मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, परपेंडिकुलरली इनवर्ट। ट्रू, याद आई पुरानी बात? यस स्टूडेंट्स, यस सर। क्लॉकवाइज करंट है तो, है ना, कर्ड फिंगर से जाएगी थंब अंदर की तरफ, क्रॉस, ठीक है। अब इस क्रॉस को समझने के लिए कर्ड फिंगर ये सब हम छोड़कर एक शॉर्टकट हमने किया हुआ है कि क्लॉकवाइज है तो एस के एरो देख लो आप, है ना, एस के एरो सपोर्ट कर रहे हैं। एस मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर होती है, ये हमने याद किया, ठीक है। और अगर दूसरा केस आपको अच्छे से पता है, अगर कोई और कॉइल है और उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम क्या बनाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम कुछ एन बना देते हैं इस तरह से। और ये एन के जो एरो हैं, ठीक है, ये एरो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज को। और एन मतलब क्या होता है, तो एन मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर आउटवर्ड, डॉट, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है। तो राइट हैंड थंब रूल से भी करते हैं, अगर कर्ड फिंगर्स को आप ऐसे बैंड करते हो तो थंब बाहर की तरफ। ओके, अब लेंज लॉ को समझने के लिए हम दो डायग्राम को यूज लेंगे, तो कैसे क्या काम करता है लेंज लॉ। तो अकॉर्डिंग टू लेंज, the polarity or the direction of induced EMF and induced current is such that it opposes the cause that produce it, है ना। तो लेट ये इंड्यूस करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जनरेट हुआ, कैसे हुआ, तो यहाँ पर इस डस्टर पर मैंने एस लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा और बोल्ड कर देता हूँ। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से, बहुत सारे एग्जाम्पल से हम लेंज लॉ को समझेंगे, विदाउट एग्जाम्पल लेंज लॉ समझना बहुत बहुत मुश्किल होगा। देखिए ये एस है, ये एन है, मान लिया ये एक बार मैग्नेट है, तो ये एस है और इस कॉइल के पास मैं इस एस को लेकर जाता हूँ ना, तो आपने देख लिया ये एस है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल इस तरह से कर रहा हूँ। जब एस पोल को मैं इधर लेकर जाता हूँ तो ये एस बनता है ना। तो एस पोल को मैं बहुत दूर से इसके पास लेकर जाता हूँ, तो यहाँ पर एस पोल बनता है, किसके अकॉर्डिंग, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, कब, जब इस कॉइल के पास किसी मैग्नेट का एस पोल लेकर जाएंगे तो इस कॉइल में क्लॉकवाइज करंट फ्लो होने लग जाएगा। और वो जो एस है, वो जो एस है वो इस एस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, कर रहा है ना, अपोज, एस पोल को या एस पोल क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो कोई भी करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग कॉइल अपने आप एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है। आपको याद होगा, अगर कोई ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है तो एस है, इस लूप को बिल्कुल पीछे से देखें, है ना, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये मार्कर बोर्ड के प्लेस पर एक ग्लास होता, है ना, ग्लास की शीट होती, ग्लास की एक शीट होती, और इस एस को हम यहाँ से देख रहे हैं तो एस दिख रहा है। सेम एस को अगर पीछे से देखें तो ये ना क्लॉकवाइज नहीं दिखता, ये एंटी क्लॉकवाइज दिखता। आपको याद होगा एक ट्रांसपेरेंट शीट पर आपको बताया था, ये एस पीछे से एन दिखता। इसका मतलब पीछे वाले ऑब्जर्वर के लिए, पीछे वाले ऑब्जर्वर के लिए एन है और आगे वाले के लिए एस है। तो ये जो करंट कैरिंग लूप होते हैं, इसको मैं आपको 3D में अगर दिखाऊं, लेट दिस इज लूप, है ना, ये पीछे वाला पोर्शन है और ये आगे वाला पोर्शन है, और इसमें करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। और अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो मुझे कोई बताइए ये इस ऑब्जर्वर के लिए क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाली पीछे वाला पोर्शन है, ये पीछे वाला पोर्शन है, ये पीछे वाला पोर्शन है, ये आगे वाला पोर्शन। बस इस चैप्टर में ये जो 3D बताइए भाई, सभी को बताना है, ऑब्जर्वर के लिए करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सुनाई दिया। और यस इस सर, ऑब्जर्वर एंटी के लिए क्लॉकवाइज। ये आगे वाला पोर्शन है, मतलब करंट ऊपर से नीचे आ रहा है,
फिर यहाँ से पीछे जा रहा है और पीछे से वापस ये ऊपर आ रहा है, फिर ये नीचे, आगे से नीचे आ रहा है, पीछे से ऊपर जा रहा है। तो 3D में है ये डायग्राम, ये तो 2D में है, मार्कर बोर्ड के प्लेन में है, ये 3D में है। तो मैं इससे पहले समझाऊंगा आपको। चलिए, तो एंटी क्लॉकवाइज ट्रू है ना। तो यहाँ मेरी इस फिंगर को आप देख लीजिए, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है और मैं हूँ ऑब्जर्वर। तो इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, तो मेरे लिए करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। इस ऑब्जर्वर के लिए एंटी क्लॉकवाइज है, और ये ऑब्जर्वर है ना बिल्कुल घूमकर इस कॉइल को पीछे से देखे, तो सेम जो एंटी क्लॉकवाइज करंट था वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। सेम जो एंटी क्लॉकवाइज करंट था वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। कैसे, तो हमने कहा था उस ऑब्जर्वर के लिए एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज था उसके लिए। अब मेरे लिए कैसा हो गया वही करंट, बताइए। ये जो मैं अभी फिंगर घुमा रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन मैंने वही रखी, करंट की डायरेक्शन वही है कॉइल में, बट ऑब्जर्वर की पोजीशन के अकॉर्डिंग अब वो क्लॉकवाइज हो चुका है, वो क्लॉकवाइज हो चुका है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए इधर क्या है, एन है, और उधर क्या है, ऐसे। तो हर करंट कैरिंग लूप अपने आप में एक मैग्नेट बन जाता है ना। तो ये एक वर्चुअल मैग्नेट बना दिया मैंने। रीजन, क्योंकि इस ऑब्जर्वर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, और इस ऑब्जर्वर के लिए, इधर वाले के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ट होगी, अंदर की तरफ होगी, क्योंकि इस ऑब्जर्वर के लिए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कुछ गड़बड़ हो गया क्या, है ना, एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप खुद बताइए, एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से कहां से निकलेगी, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, याद आ गया ना। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, एन होता है, एंटी क्लॉकवाइज में एन होता है। तो इस तरह से हर करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लग जाता है। एक ऑब्जर्वर के लिए अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होगी। दूसरे ऑब्जर्वर के लिए जो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से देख रहा है, उसके लिए अगर क्लॉकवाइज है तो एस बनेगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ट होगी। तो हर करंट कैरिंग लूप क्या बना लेता है, अपना एक वर्चुअल मैग्नेट बना लेता है। मैग्नेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक एंड से निकलती है और दूसरे एंड में इन करती है। और अगर करंट कैरिंग लूप में भी ऐसा हो रहा है कि एक एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है और दूसरे एंड से निकल रही है, यहाँ पर एक एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है और दूसरे एंड से अंदर जा रही है, तो ये भी किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, एक बार मैग्नेट की तरह। पुष्पिंदर, अर्पिता जैन, बच्चों को टाइम का कंफ्यूजन दिखता है। ओके, तो दिस इज ट्रू। लेंज लॉ को समझने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने होंगे। यस गाइस, ट्रू। यस सर। है ना, कंफ्यूजन हो तो आप बोलें और पूछें, क्योंकि लेंज लॉ को समझना और इसके एप्लीकेशंस को समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। और एक एग्जांपल से, है ना, सबको बात समझ में नहीं आती, सबका अपना अपना समझने का तरीका होता है, तो हम ज्यादा एग्जांपल्स लेंगे अभी। ओके, अभी तो मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ, लेंज लॉ को समझाना तो समझ लो अभी बाकी। ओके, तो एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये मैंने इस बात से समझाया। ये पीछे वाला पोर्शन जो है ये डॉटेड वाला है, और ये कंटिन्यूअस वाला पोर्शन आगे वाला है। तो अगर मैं यहाँ पर हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ, तो मेरे लिए इस लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस बनेगा मतलब, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या बनेगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस ऑब्जर्वर के लिए क्या बन रहा है, एन बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होगी। अगर ये ऑब्जर्वर इधर से आकर देखे तो सेम करंट, सेम है, करंट वही है लूप में, बट मेरे लिए अब ये क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज है तो क्या बनेगा, एस बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ड है इधर से, तो ऑटोमेटिकली करंट कैरिंग लूप हमारे लिए एक वर्चुअल मैग्नेट की तरह काम करता है। तो मैं आपको बता रहा था लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है कि वो उस कॉज का अपोज करती है जिससे वो जनरेट हुई है ना। तो उस कॉज का अपोज करती है जो उसके प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो मैंने कहा ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का एस पोल इस लूप की तरफ लेकर जाता हूँ, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज होगी
तो एस बनेगा, एस बनेगा तो वो इस एस पोल का रिपेल कर पाएगा, ऑटोमेटिकली एस हो जाएगा। और ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को भी फॉलो करता है। कैसे? लेट बार मैग्नेट को मैंने यहाँ से यहाँ लाने में कुछ बताया था, दैट 5 जूल वर्क किया, तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा और 5 जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी इस मेटल की रिंग में। और जब आप एडिशनल वर्क नहीं करते हो, 5 जूल एनर्जी देकर आपने इसको छोड़ दिया, मैग्नेट को 5 जूल एनर्जी दी और छोड़ दिया, तो कुछ देर तक मैग्नेट मोशन करेगा, कुछ देर तक यहाँ करंट फ्लो होगा और हीट एनर्जी की फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और ये जो एस बना था वो इस एस को ब्रेक लगा देगा, सिस्टम रुक जाएगा। रुक जाएगा तो आपको पता है करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। इंड्यूस करंट तभी तक फ्लो होता है जब तक बार मैग्नेट मोशन करता है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर फुल्ली बेस्ड है लैंज लॉ। जितना जूल वर्क किया उतना जूल एनर्जी मिल जाएगी और सिस्टम रुक जाएगा। और अब बार मैग्नेट को आप पीछे लाओगे तो क्या होगा, तो इधर देखें, बार मैग्नेट को जब मैं पीछे लाता हूं, यहां आ जाए, इसलिए दो डायग्राम बनाए थे। कौन है? बार मैग्नेट को जैसे ही आप पीछे लाते हैं, तो पीछे लाते हैं तो एस पोल को आप दूर ले जा रहे हैं, एस पोल को आप दूर ले जा रहे हैं, तो बार मैग्नेट के मोशन को ब्रेक लगाने के लिए, स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए ऑटोमेटिकली इस लूप में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। और जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज होती है तो क्या बनता है, ये वाला एंड नॉर्थ पोल, ये वाला एंड क्या बनता है, नॉर्थ पोल। और ये नॉर्थ इस साउथ को ब्रेक लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा, रोकेगा, तो बार मैग्नेट जा रहा है अवे फ्रॉम द लूप। और कौन सा पोल, बार मैग्नेट का एस पोल जा रहा है अवे फ्रॉम द लूप। तो ऑटोमेटिकली इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से जनरेट हो जाती है कि ये एंड नॉर्थ बनता है और ये नॉर्थ इस एस को दूर जाने से रोकता है। तो जब इस एस पोल को पास ला रहे थे, एस ही बनता है, ब्रेक लगाता है मोशन का, क्योंकि पास आ रहा है बार मैग्नेट। अब ये पास आकर रुक गया है, सब कुछ करंट जीरो हो चुका है, अब इसको हम दूर ले जा रहे हैं, इस एस पोल को दूर ले जा रहे हैं, है ना, इस एस पोल को दूर ले जा रहे हैं, तो अवे फ्रॉम दी, है ना, लूप। बार मैग्नेट का मोशन हो रहा है अवे फ्रॉम दी लूप। अब इसको रोकना है, तो रोकना है तो कौन रोकेगा, अपोजिट पोल ही तो रोकेगा, तो ऑटोमेटिकली करंट की डायरेक्शन इस तरह से सेट हो जाती है। ये 2D डायग्राम से एक बात मैंने आपको बताई, ठीक है। अब मुझे आप बताइए, तो पहले आपसे पूछेंगे फिर आपसे, ओके, लेट दिस इज करंट कैरिंग लूप। बहुत सारे एग्जांपल से आपको लैंज लॉ समझना है, फिर आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आपको बहुत बहुत ऑर्डिनरी लगेंगे। भाई ये एन पोल है, ठीक है, आपको दो ही ऑप्शन है आपके, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये जो करंट, ये लूप है, करंट कैरिंग लूप नहीं है, एक सिंगल लूप है, मेटल की एक रिंग है और इस प्लेन में है, मार्कर बोर्ड के प्लेन में है। मैं आपको कंडीशन बता दूंगा कि कौन सा पोल किधर आ रहा है, आपको बताना है कि इस लूप में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एन बनेगा या एस, ठीक है। तो नॉर्थ पोल को यहाँ रखा हुआ है किसी ने, यस गाइस, दिख रहा है ये एन, यस सर, मान लिया ये एक बार मैग्नेट है, ये एन पोल है और ये कॉइल है, मैंने इस एन पोल को यहाँ रखा और अब मैं इस नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहा हूँ। तो जिस मोमेंट पर आप ये काम कर रहे हैं, ये दूर जा रही है, उस प्रोसेस में, उस टाइम पीरियड में, है ना, जब तक बार मैग्नेट यहाँ से यहाँ आ रहा है, उस टाइम पीरियड में इसमें इंड्यूस करंट फ्लो होता है। डायरेक्शन क्या होगी उस इंड्यूस करंट, नॉर्थ पोल को दूर ले जाया जा रहा है, तो क्लॉकवाइज सुनाई दिया भाई मुझे, नॉर्थ पोल को मैं दूर ले जा रहा हूँ, तो करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज बता रहे हैं, यस सर, क्लॉकवाइज वाला है क्या, एन पोल को दूर ले जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज बता रहे हैं। क्लॉकवाइज क्यों, क्योंकि एन पोल को दूर ले जाया जा रहा है और दूर ले जाने से रुकेगा कौन, ऑपोजिट पोल, एस रोकेगा। और एस की ये एरो हमें क्या दिखा रहे हैं, बिल्कुल सही है, क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसे ऐसे 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। और सुनिए, है ना, अगर हम एन पोल को दूर से पास लाएं, तो बस एन पोल को इस कॉइल के पास ला रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी क्या बनना चाहिए, यहाँ पर भी एन ही बनना चाहिए, एन मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से, तो अपोज करता है। ये तो एक बार मैग्नेट वाली कंडीशन से आपको बताया। और सुनिए, क्रॉस मतलब हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली
इनवर्ड। इनवर्ड, ठीक है। लेट ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। और यहाँ पर एक लूप है, एक लूप है, ठीक है। इस लूप को v वेलोसिटी से बाहर ला रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड से। ये देख लो, यहां तक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बाद बाहर नहीं है। तो इस लूप को v वेलोसिटी से बाहर ला रहे हैं। ये लीजिए, मैं एक इन बिटवीन डायग्राम कैसा होगा वो बता देता हूँ, क्योंकि अभी जो मैंने बनाया था उसमें लूप कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड में था। लेट दिस इज द instant when we move away the circular loop from a uniform magnetic field V, which is perpendicularly inward, ठीक है। तो एक लूप है, धीरे धीरे एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आप लूप को मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ले जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड का रीजन आपने देख लिया कहां तक है इसका, और आप धीरे धीरे इसको बाहर ला रहे हैं। ये पूरा लूप पहले कंप्लीटली अंदर था, अभी ये बाहर आने का प्रोसेस आपको दिख रहा है, और कुछ टाइम के बाद ये पूरा बाहर आ जाएगा। तो जब आप इसको बाहर ला रहे हैं, है ना, इन बिटवीन, अब इसमें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज? अभी इसके बाद कुछ एग्जांपल्स और हम लेंगे, तो कोई भी ऐसा बच्चा छूटे नहीं जिसको लेंज लॉ समझ में नहीं आए। लेंज लॉ समझ लिया मतलब समझ लो 6 चैप्टर का आधा काम। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगी, दो ही Yes, ऑप्शन sir. है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो लेंज लॉ क्या कहता है, बार बार बताऊंगा ताकि हर तरह के क्वेश्चन आपको आ जाए। देखिए, लेंज लॉ हम स्टेटमेंट क्या कहते हैं, द डायरेक्शन और द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एज due to electromagnetic induction is such that it opposes the cause which is responsible for its production। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड थी, जब ये लूप कंप्लीटली अंदर था तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था, मैक्सिमम था। और जब ये लूप कंप्लीटली बाहर चला जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। और परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस धीरे धीरे कम हो रही है। देखो, जैसे जैसे लूप बाहर निकलेगा, परपेंडिकुलरली इनवर्ट जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये कॉइल क्या करेगी, खुद में करंट इस तरह से जनरेट करेगी कि वो जो परपेंडिकुलरली इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है वो खुद का जनरेट हो जाए, ताकि खुद का भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ होगा, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स में कमी का क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। कंपनसेट इज द करेक्ट वर्ड। तो हिसाब बराबर थोड़ा सा, है ना। कंपनसेट कैसे करेगा, तो जब लूप कंप्लीटली अंदर था तो परपेंडिकुलरली इनवर्ट मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम था, परपेंडिकुलरली इनवर्ट क्रॉस, है ना। जैसे जैसे लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहे हो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर है, तो ये बाहर निकलने वाला प्रोसेस हुआ, तो ऑटोमेटिकली अब देख लो फ्लक्स कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इस कमी को कंपनसेट कैसे करें, तो कॉइल में खुद में करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाए कि उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो जाए। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स में जो कमी है वो इसका खुद का करंट, है ना, कंपनसेट कर लेगा। तो देखिए, मैंने क्लॉकवाइज एरो दिखाए हैं, दिखाने पड़े। क्लॉकवाइज जब करंट होता है तो कॉइल का, लूप का खुद का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर की तरफ। हाँ भाई जल्दी बता दो, यस क्लॉकवाइज। सर। क्लॉकवाइज मतलब एस बनता है, एस मतलब अंदर की तरफ होगा। तो अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होता जा रहा है, उस कमी को कंपनसेट कौन करेगा, ये इंड्यूस करंट ऑटोमेटिकली। तो लेंज लॉ यहाँ पर भी काम कर रहा है। लेंज लॉ अपोजेस द कॉज व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट के प्रोडक्शन का कॉज क्या है, फाई एम में कमी। यहाँ पर इस एग्जांपल में फाई एम कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो अब उस कॉज का अपोज करने के लिए करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो गई कि वापस वो उसी डायरेक्शन में फ्लक्स को बढ़ा रहा है। तो फ्लक्स में कमी इंड्यूस करंट के प्रोडक्शन का कॉज है। तो करंट खुद इस डायरेक्शन में हो गया कि उस कमी को कंपनसेट कर रहा है, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा रहा है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ क्रॉस के प्लेस पर डॉट होता तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं। क्रॉस के प्लेस पर डॉट होता तो यहाँ पर करंट क्लॉकवाइज के प्लेस पर एंटी क्लॉकवाइज हो जाता। ट्रू? यस यस सर। सर। चलिए, 2-3 और एग्जांपल हैं।
देखिए लेट यहाँ पर डॉट है, ये डॉट, और लूप जरूरी नहीं है सर्कुलर हो, ट्रायंगुलर हो सकता है, अनइवन शेप का हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख गया बी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है ये, ठीक है। और ये कोई सर्कुलर लूप है जिसमें इंड्यूस करंट फ्लो होगा। चलिए यहाँ उसको कंप्लीट कर देते हैं सर्किट को, है ना, सर्किट को कंप्लीट ही रखेंगे इस, है ना। चलिए अब इस सर्कुलर लूप को, अब इस सर्कुलर लूप को किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, स्पीड से बाहर से अंदर ला रहे हैं, ऐसे रीजन से अंदर ला रहे हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। तो जीरो मैग्नेटिक फील्ड वाले प्लेस से इसको बी मैग्नेटिक फील्ड वाले प्लेस के अंदर ला रहे हैं, और बी की डायरेक्शन आप देख लो कैसे है, अंदर ला रहे हैं। सेम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सर्कुलर लूप? इन दिस क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज सोच रहे हैं, है ना, सभी को सोचना है। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि वो फाई एम में चेंज का अपोज करेगी। इस क्वेश्चन में उल्टा हो गया, पहले फाई एम 0 था, जब ये लूप कंप्लीटली बाहर था, जीरो मैग्नेटिक फील्ड में था, पहले ये बाहर ही था, तो इससे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही थी, इसलिए इससे पास होने वाला फ्लक्स पहले 0 था। अब जैसे जैसे ये अंदर आ रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब ये पूरी अंदर आ जाएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब चेंज क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है इससे, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। तो अब कंपनसेट करने के लिए करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि वो उस कॉज का अपोज करेगी। तो करंट की डायरेक्शन अगर आप क्लॉकवाइज ले ले, तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका, है ना। तो इंक्रीमेंट कहाँ हो रहा है, फ्लक्स में चेंज कहाँ हो रहा है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। धीरे धीरे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। तो करंट उस कॉज का अपोज करता है, इंड्यूस करंट उस कॉज का अपोज करता है जो उसके प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इंड्यूस करंट के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है इस केस में, इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन विच डायरेक्शन, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो उस कॉज का अपोज करने के लिए ऑटोमेटिकली लूप में करंट की डायरेक्शन किस तरह से होनी चाहिए, क्लॉकवाइज होनी चाहिए, ताकि खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ हो, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स म्यूचुअली सब्ट्रैक्ट होते हैं, है ना, सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो ऐड होते हैं। तो इस तरह से अपोज होता है, इस तरह से अपोज होता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल थे। एक लास्ट और देखें, एक लास्ट और देखिए। अब आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके सामने, ऑलमोस्ट वैसा, एग्जैक्टली पता नहीं। दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, और इसमें एक सर्कुलर लूप है, कंप्लीटली अंदर है ना, एक सर्कुलर लूप है, कंप्लीटली अंदर है। इस लूप को, है ना, वायर की रिंग है, इसको कंप्रेस कर दिया, और किस कंडीशन में लेकर आ गया इसको, इसको कंप्रेस करके कुछ इस कंडीशन में पहुंचा दिया। आप समझ सकते हैं, एक रिंग है, मेटल की रिंग को आप कंप्रेस करके जो सर्कुलर कंडीशन थी उससे उसको इस इलिप्टिकल कंडीशन में ले आए। तो बताइए, जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करके इसको इलिप्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, तब इसमें इंड्यूस करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, पहली बात। अगर होगा तो डायरेक्शन बताओ, यह भी। जब इस सर्कुलर लूप को आप कंप्रेस करके इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, है ना, कंप्रेस करके, तो इंड्यूस करंट फ्लो होगा क्या, yes or no? If yes, Yes, sir. Yes, sir. if yes, then tell us the direction of induced current. Clockwise. तो पहली बात तो yes आंसर सही है, इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा। रीजन एरिया, रीजन एरिया। तो आपको मैं बता दूं, फाई एम इक्वल टू होता है बी डॉट ए। तो अभी तक जो हमने एग्जांपल देखे थे उसमें बी चेंज हो रहा था, तो फ्लक्स चेंज हो रहा था, और फ्लक्स चेंज हो रहा था तो कौन जनरेट होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, है ना, बी चेंज। इस एग्जांपल में इस
एग्जाम्पल में आप देखो मैंने एरिया चेंज करने की कोशिश की है ना। तो जैसे जैसे सर्कुलर रिंग को आप कंप्रेस करेंगे उसका एरिया रिड्यूस होगा। जैसे जैसे आप सर्कुलर रिंग को कंप्रेस करते जाएंगे एरिया रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होकर आप इसको लाइन भी बना सकते हैं है ना। बिल्कुल इस तरह से कंप्रेस कर दें कि ऊपर वाली हाफ पेरिफेरी नीचे वाली हाफ पेरिफेरी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, तो ये एक लाइन भी बन सकती है, एरिया ऑलमोस्ट जीरो भी हो सकता है ना। तो आप समझ गए होंगे जैसे जैसे सर्कल का एरिया मैक्सिमम होता है उसको कंप्रेस करते जाएंगे एरिया रिड्यूस होगा, एरिया रिड्यूस होगा तो फाई एम रिड्यूस होगा। इंपॉर्टेंट बात पता लग गई, सर्कुलर लूप से लिंक फाई एम रिड्यूस होगा। अगर फाई एम रिड्यूस होगा तो इस लूप में करंट की डायरेक्शन है ना फाई एम में रिडक्शन का अपोज करेगी। अब कौन से फाई एम में रिडक्शन का अपोज करेगी, तो ये फाई एम किस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है। बताइए इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी इसमें, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी इसमें? है ना, वेट कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन क्लियर कर दिया मैंने। सर्कुलर रिंग को हम कंप्रेस कर रहे हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है और परपेंडिकुलरली आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, रीजन लूप का एरिया कम हो रहा है। ठीक है, तो उस प्रोसेस में आपने कहा इंड्यूस करंट फ्लो होगा। ठीक बात है, इंड्यूस करंट फ्लो होगा। डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज सुनाई दिया एक दो का, बाकी लोग क्लॉकवाइज सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्लॉकवाइज सही है, क्लॉकवाइज सही बोल रहे हैं। और सोचो भाई, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हो सकता है डॉट के प्लेस पर क्रॉस हो, लेकिन हाँ डॉट वाला समझ लोगे तो क्रॉस वाले क्या है। तो कौन सी डायरेक्शन में फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है। डॉट है ना, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ये जो सर्कुलर लूप है इसमें मैक्सिमम फ्लक्स था, फाई एम मैक्सिमम था। जैसे जैसे आप इसको कंप्रेस कर रहे हैं एरिया रिड्यूस होने से ये आउटवर्ड है ना, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है तो इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। आप क्लॉकवाइज बोल रहे थे शायद, जब इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी तभी तो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, और आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में कमी को कंपेंसेट करेगा इसका खुद का आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, और एंटी क्लॉकवाइज करंट कैसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, खुद का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ जाएगा। ये एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड है, ये एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड एडिशनल आउटवर्ड फ्लक्स जनरेट करेगा, और आउटवर्ड फ्लक्स में कमी आ रही थी, उस आउटवर्ड फ्लक्स में कमी को कंपनसेट कौन करेगा, इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड। तो क्लॉकवाइज करंट नहीं होगा है ना, कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। और लेंज लॉ का स्टेटमेंट मे भी सबने लर्न कर लिया होगा, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर ये फुल्ली बेस्ड है। सर और ये हाँ बोलिए सर, जैसे किसी वायर में राइट टू लेफ्ट करंट फ्लो कर रहा है तो उसके राइट ऊपर या टू नीचे, लेफ्ट फ्लो कर रहा है, हाँ, तो बोलिए। उसके ऊपर या नीचे जैसे करंट का कोई लूप है तो उसमें करंट की करंट का लूप डायरेक्शन, नहीं है, एक लूप ही है, करंट का लूप नहीं है, एक लूप ही है। सुनिए भाई, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ये भी एक टाइप है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट काम में आ जाते हैं, आपकी दो नॉलेज काम में आती है। अगर कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है राइट टू लेफ्ट, और सुनिए इस करंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ये करंट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो इसके ऊपर लूप है, बिल्कुल ऊपर लूप है, इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो दो नॉलेज कैसे काम आती है, पहले तो ये जो हॉरिजॉन्टल वायर है इसके करंट की डायरेक्शन को देखकर आपको बताना है कि ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बिकॉज ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डॉट होगा या क्रॉस होगा। तो मुझे पता लग रहा है क्रॉस होगा, नीचे डॉट होगा। ट्रू, पुरानी इंफॉर्मेशन फोर्थ चैप्टर की। Yes, sir. बड़े Yes, sir. है ना। तो हम करते हैं ना इस तरह से, करंट की डायरेक्शन इस तरह से,
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से होगी, नीचे से आउटवर्ड और ऊपर से इनवर्ड। अब ये करंट कांस्टेंट नहीं है, अगर कांस्टेंट करंट हो तो कोई इंड्यूस करंट फ्लो ही नहीं होगा इस लूप में। फ्लक्स कांस्टेंट होता है तो इंड्यूस्ड करंट जीरो होता है, फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो इंड्यूस्ड करंट जीरो होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होने से। बट हम कह रहे हैं इस करंट को थोड़ा सा इंक्रीज करें। आपका क्वेश्चन अब कंप्लीट कर दिया मैंने, है ना। अब इस ऊपर वाले लूप में करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जबकि हॉरिजॉन्टल वायर के करंट को धीरे धीरे इंक्रीज किया जा रहा है, बताइए। तो आपको धीरे धीरे इस बात समझ में आएगी कि सर लेंज लॉ को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, लेंज लॉ के इतने एग्जांपल्स क्यों बता रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल वायर में करंट की डायरेक्शन को देखकर सबसे पहले हमने क्या पता लगाया, एक एक बात करें। सबसे पहले क्या पता लगाया कि इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली इनवर्ट जा रही है। इस हॉरिजॉन्टल करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है वो हमें पता है, और ऊपर क्रॉस है। तो इसका मतलब कौन सा फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इस लूप से लिंक्ड कौन सा फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, परपेंडिकुलरली इनवर्ट जो फ्लक्स होता है वो इंक्रीज हो रहा है। करंट की वैल्यू को जैसे जैसे बढ़ाएंगे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इनवर्ट फ्लक्स बढ़ता जाएगा ना, बढ़ता जाएगा, इनवर्ट फ्लक्स बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। अब आप समझ लो, है ना, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस करंट उस कॉज का अपोज करता है। तो किस कॉज का अपोज करता है, इनवर्ट मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। अब उसका अपोज करने के लिए खुद का करंट कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज से क्या होता है, खुद का मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, आउटवर्ड, आउटवर्ड। तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कैंसिल होते हैं, हो गया अपोज। हाँ, सेम क्वेश्चन में कह दें कि ये सब कुछ सही है, करंट फ्लो हो रहा है, बट इस करंट की वैल्यू को हम धीरे धीरे रिड्यूस कर रहे हैं, करंट को धीरे धीरे रिड्यूस कर रहे हैं, पिक्चर चेंज हो गई। करंट की वैल्यू को अगर धीरे धीरे कम कर रहे हैं तो जिस मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कह रहे थे ना बढ़ रहा है, एक्चुअल में अब वो इस केस में वो इनवर्ट मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उस कॉज का अपोज करती है। तो इस कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स जो कम हो रहा है उस कमी का कंपनसेट करने के लिए खुद का करंट, इंड्यूस करंट भी कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज, ताकि खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा हो जाए, परपेंडिकुलरली इनवर्ट। तो इस